हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो स्टूडेंट, जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें हम आगे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, जहां इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में कि क्यों हम पैसे को मैनेज करते हैं, इसके पीछे कंपनी का क्या इंटेंशन है। हालांकि कोई भी दुनिया में कोई भी जब काम होता है, चाहे हम करें चाहे आप लोग करें, उसके पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव एसोसिएटेड होता है। सेम जब हम फाइनेंस के मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि इसमें बहुत मेंटल वर्क लगता है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी टाइम लगता है, तो क्यों कंपनी इस पर इतना तवज्जो देती है और इस एक्टिविटी को करने के पीछे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो हम बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव के बारे में कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। किसी भी बोर्ड की बात करूं तो एक्चुअली 1 मार्क में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है या एमसीक्यूज फॉर्म में आपको मिलेगा। सो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें स्टूडेंट, तो मेन ऑब्जेक्टिव से पहले आपको यहाँ कुछ इमेज दिख रही हैं, लेकिन इससे आने से पहले मैं आपको बता दूँ जैसे आप देख सकते हो कि प्राइमरी मतलब मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, मेन जो अहम है, जो प्रायोरिटी है, तो जो प्राइमरी एम है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो क्या है? टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, मींस इंक्रीज करना है। ये है कंपनी, मतलब जो भी कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे का जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, क्या रहता है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब शेयर होल्डर्स कौन से? हम तो जानते हैं कि शेयर होल्डर्स की 2 कैटेगरी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि शेयर होल्डर्स, तो मैम हम अच्छे से जानते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स मेनली। कौन कौन से होते हैं? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, इक्विटी शेयर्स के पास राइट टू वोट होता है, जबकि ये राइट टू वोट प्रेफरेंस के पास नहीं होता। इनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, राइट टू गेट डिविडेंड अर्लियर एंड राइट टू गेट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। वी नो वेरी वेल, हम पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में भी पढ़ा, 12th अकाउंट्स में भी पढ़ा एंड सो ऑन। तो अब हम किस शेयर होल्डर्स की बात करें कि ओवरऑल शेयर होल्डर्स की बात करें, हम तो पढ़कर आ चुके हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इनका तो डिविडेंड फिक्स रहता है, कमिटेड है कंपनी की तरफ से। लेकिन डिविडेंड इक्विटी को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसी पे तो क्वेश्चन मार्क होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कोई फिक्स नहीं है, कंपनी कोई कमिटमेंट नहीं करती। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं देगी कंपनी। और अगर प्रॉफिट भी हो रहा है तो एक सर्टेन परसेंटेज नहीं है, कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि हाँ इतना देना है, इतना बचा के रखना है, सो ऑन। तो अब हम कौन से शेयर होल्डर्स की बात करें, तो प्रेफरेंस को तो साइड अपार्ट कर दो ना, क्योंकि प्रेफरेंस को तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है। एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में है या क्वेश्चनेबल फिनोमेना जिनके ऊपर लगा है, वो इक्विटी शेयर्स है, क्योंकि उनका डिविडेंड फिक्स नहीं है। तो अगर कंपनी प्रॉपर फाइनेंस को मैनेज कर रही है, और या वो क्यों पैसे को मैनेज कर रही है, उसके पीछे इंटेंशन है कि इसकी शेयर वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, इक्विटी शेयर होल्डर्स, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड ओवर देयर इन्वेस्टमेंट। वी नो वेरी वेल, वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा। तो एक्चुअल में क्या है, मेनली इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। दैट्स वाई आप देख सकते हो कि इससे जस्ट पीछे ही जनरली पहले एक इमेज है कि जहां ये बता रखा है आपको कि कंपनी के ओनर कौन होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कौन से शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। द आंसर इज वेरी सिंपल, इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही तो कंपनी का ओनर ट्रीट करा जाता है, बिकॉज इनके पास राइट टू पार्टिसिपेशन है, राइट टू वोट है, ये रियल ओनर्स हैं कंपनी के। तो कंपनी किसकी, कौन से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जरिए से? इक्विटी शेयर होल्डर्स की। मैम क्यों प्रेफरेंस की नहीं? बिकॉज प्रेफरेंस ने जो पैसा लगाया है, दे नो वेरी कि उनको रेगुलर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड कितना मिलेगा, और एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनका पैसा रीपे कर दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा रिस्की है इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इक्विटी शेयर्स है। अब एक्चुअल में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो क्यों पैसा लगाते हैं, जब हर किसी को पता है, वी नो वेरी वेल कि हाँ, हालांकि अभी आपने इन्वेस्टमेंट में हैपन के ना शुरू करा हो, बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मतलब क्या है नॉलेज नहीं है, या बहुत सारे स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट करते भी हैं, लेकिन फिर भी सबको ये पता है कि हाँ इक्विटी शेयर ज्यादा रिस्की है एज कंपेरिजन टू प्रेफरेंस शेयर। तो क्यों लोग फिर भी इक्विटी में जनरली प्रेफर करते हैं इन्वेस्टमेंट करना? क्योंकि कहीं ना कहीं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो सकती है अगर कंपनी पैसे का प्रॉपर प्रोक्योरमेंट एंड यूटिलाइजेशन कर रही है, मतलब प्रॉपरली पैसे को मैनेज करा जा रहा है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ के इन्हांस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा लास्ट में जो बचा कुचा रेसिडुअल इनकम में से जो रिटर्न मिलता है डिविडेंड के तौर पर, वो किसको दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब अगर कंपनी इनफ प्रॉफिट अर्न कर रही है, मतलब अच्छा
खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चांसेस हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट के मिलने के या उनका जो शेयर्स हैं उसकी वेल्थ के मैक्सिमाइज होने के, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से मतलब है जो मार्केट रेट है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट है शेयर्स का, वो इंक्रीज होगा। क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, इसका मतलब क्या है, कंपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज काफी प्रॉफिटेबल हो रही है। कोई भी कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी, ठीक है, जितनी करंट उसकी एक्टिविटीज प्रॉफिटेबल जाएंगी, उतना ज्यादा जो शेयर मार्केट में उस कंपनी की पोजीशन है वो स्ट्रांग होती हुई हमें नजर आती है, वो उतना ही स्ट्रांग होगी। और जितना एक्शन में कंपनी की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, कैसे पता चलेगा हमें, कि जैसे शेयर्स के प्राइस इंक्रीज होते रहेंगे, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट बढ़ता रहेगा। तो कंपनी कब प्रॉफिटेबल हो सकती है, कब अपने सारे काम एक जो भी कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो कब प्रॉफिटेबल मैनर में जाएंगी, जब कंपनी फाइनेंस को मैनेज करेगी, प्रॉपर पैसे को मैनेज करेगी, सारे डिसीजन पैसे से रिलेटेड, चाहे वो रेजिंग से हो, प्रोक्योरमेंट से हो, चाहे यूटिलाइजेशन से हो, ये प्रॉपरली लिया जाएगा, तब कंपनी क्या कर सकती है, प्रॉफिट, इनफ प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। और इस तरीके से कंपनी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो रियल ओनर्स है कंपनी का, उनको सेटिस्फाई कर सकती है। मैं इस चीज को थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूं स्टूडेंट, जैसे ये दो कैटेगरी ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, लाइक प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी। हम जानते हैं कि in order to we can say understand this concept in a very easy manner, हम प्रेफरेंस वालों को इंटाइटल कर देते हैं बराती के तौर से, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको घराती मान लेते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा मतलब जो प्रेफरेंस है वो बराती, मतलब सबसे पहले जो खाना होगा सर्व करा जाएगा किसको, बरातियों को, घर वाले, मतलब घर वाले मेन जो मेन है, ऐसा होता है ना, फंक्शन के बाद लास्ट में टेबल लगती है, फिर सब घर वाले इकट्ठे होते हैं, वो लोग खाना खाते हैं। तो वही सेम कॉन्सेप्ट कंपनी में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद, कि जब प्रेफरेंस या उससे पहले सारे लोग एक्चुअल में क्या है, निपट जाएंगे, ठीक है, पूरी तरीके से, मतलब उनको सारी प्रायोरिटी दे दी जाएगी, फिर बाद में ट्रीटमेंट होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर फायदे में भी है, नुकसान में भी। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नहीं बचा तो घर वाले नुकसान में, कुछ आइटम बचे, कुछ नहीं बचे तो आप थोड़ा बहुत खाकर जनरली क्या है आपको गुजारा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा बचा तो बल्ले बल्ले ना, फिर खाना भी है, पालना भी एंड सो ऑन। तो सेम एक्चुअल में कंपनी के केस में इक्विटी एंड प्रेफरेंस का, तो अगर इनफ प्रॉफिट है, अच्छा खासा प्रॉफिट है, ज़्यादा खाना बना है, ठीक है, ज़्यादा खाना बचा है, तो फायदा किसका है, फायदा है घर वालों का। मतलब इसी तरीके से कंपनी में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, फायदा किसका, इक्विटी शेयर होल्डर। इसी तरीके से कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकती है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और यही एक मेन कहीं ना कहीं इंटेंशन है, ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पीछे कंपनी का। इस लिहाज से कंपनी, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कंपनी अपने जो रियल ओनर्स हैं उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकती है। ओके, अब एक्चुअल में क्या है, एक और चीज समझिए, जैसे कोई भी शेयर होल्डर्स है वो डुअल बेनिफिट प्रेफर करेगा। डुअल बेनिफिट इन द सेंस कि इक्विटी की बात हो रही है, देखिए पहले ही मैंने बता दिया किस शेयर होल्डर की बात हो रही है, इक्विटी शेयर होल्डर की। मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि शेयर होल्डर तो दो होते हैं, लेकिन किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। तो कैसे डुअल बेनिफिट मिलेंगे, जैसे मैंने बताया मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा। मार्केट प्राइस मतलब मान लो कोई शेयर है आपने, लेट्स सपोज मैं कॉमन सा वीके से जो नॉर्मल प्राइस है वो ले रही हूँ, 10 रुपये का आपने लिया। अगर कंपनी प्रॉफिट में चलेगी, जिस कंपनी के आपने शेयर लिए, मान लो वो पर्टिकुलर शेयर के प्राइस कितने हो गए, 200 रुपये हो गए, 200 हो गए, 250 हो गए, 300 हो गए, ऐसे बढ़ रहे, इंक्रीज हो रहे हैं। तो आप जनरली क्या है, पहले आपने 10 में लिया, अगर आप बेचोगे तो क्या मिलेंगे, आपको करंट रेट मिलेगा, मार्केट रेट पर आप बेच सकते हो। तो एक तो मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इंप्रूव होगा अगर कंपनी प्रॉपर पैसे का मैनेजमेंट कर रही है, ठीक है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, तो क्या हो रहा है, मार्केट रेट भी बढ़ रहा है। डुअल बेनिफिट, मार्केट रेट बढ़ रहा है, लेकिन जब तक आपने रिटेन कर रखे, आपने शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में किसी को बेचे नहीं है, ठीक है, आपने बेचे नहीं, आपके ही पास है, तो आपको रेगुलर डिविडेंड मिलेगी या नहीं मिलेगी, और डिविडेंड भी ज्यादा मिलेगी। ज्यादा मिलने के चांसेस है, क्यों ज्यादा चांसेस है, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, इनफ प्रॉफिट होगा। अगर पैसे को सही मैनेज करा जा रहा है तो डुअल बेनिफिट मिले या नहीं मिले। एक तो जो भी वैकेंसी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस है आपकी सिक्योरिटी का, मतलब शेयर्स का जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है, एक रेगुलर डिविडेंड मिलेगी, और डिविडेंड हम अच्छे से जानते हैं प्रॉफिट में से दी जाती है। ज्यादा प्रॉफिट होगा कंपनी का तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देगी। हालांकि प्रेफरेंस को तो फिक्स मिलेगी, देखो अब आ गया ना फायदा कैसे आया इक्विटी का, प्रेफरेंस को तो फिक्स मिलेगी, लेकिन ज्यादा और कम एक्चुअल में किसका डिसाइड करता जाता है, प्रोपोर्शन इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो डुअल बेनिफिट मिले, मार्केट रेट भी बढ़ रहा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट इंप्रूव हो रहा है, साथ के साथ कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड भी रेगुलर मिलेगी और अच्छी मिलेगी, क्योंकि प्रॉफिट कंपनी अच्छा कमाएगी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। हालांकि अच्छा ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, कोई भी हम काम करने तो जनरली सेट अ स्टैंडर्ड के हम इस पर्पज से कर रहे हैं, ये हमारा कहीं ना कहीं काम करने का पर्पज है। बट नाउ द फर्दर क्वेश्चन अराइज कि हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है, फॉर एनी एंटरप्राइज जो फाइनेंस को मैनेज कर रही है एंड दे हैव द सेम ऑब्जेक्टिव दैट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। तो
अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि कोई भी कंपनी उसको कैसे अचीव कर सकती है। ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव हम और आप लोग भी सेट करते हैं, लेकिन क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव ऐसे ही हो जाएगा कि हमें कहीं ना कहीं उसको कम ट्रू करने के लिए या उसको रियलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ और एफर्ट्स करने पड़ेंगे, मतलब कुछ और वैकेंसी एक्टिविटीज प्लान करनी पड़ेंगी कि हाँ ऐसे करेंगे देन वी विल अचीव दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ओके, दैट वी सेट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज है जो भी आपने सेट कर रखा है। तो सेम कंपनी के केस में भी है, जब ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया लेकिन फर्दर क्वेश्चन अराइज होता है कि वो ऑब्जेक्टिव कंपनी कैसे सिक्योर करेगी, कैसे पॉसिबल है। तो हम बात करेंगे कि कंपनी किस तरीके से शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकती है, कैसे पॉसिबल है। देखिए पॉसिबिलिटी में बड़ी सिंपल है कि अगर कंपनी क्या कर रही है, कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है रीजनेबल कॉस्ट पर, मीन्स व्हाट कि कंपनी के पास उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, पूरा का पूरा भरपूर पैसा है जितनी ज़रूरत है। जब मतलब क्या होगा, आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी सिचुएशन के हिसाब से, कोई अपॉर्चुनिटी है उसको गोल्डन चांस में कन्वर्ट करने के लिए या कोई थ्रेट है उससे बचने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्या कर रहा है, सफिशिएंट फंड की अवेलेबिलिटी इंश्योर कर रहा है और रीजनेबल कॉस्ट पर, मीन्स बहुत हायर कॉस्ट पर नहीं। क्योंकि फर्दर मैं बता दूं, हमने प्रीवियस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करा। मैनेजमेंट का मतलब यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट से है, तो हम प्रोक्योरमेंट का मतलब रेजिंग के सही सोर्स से हमें पैसा लेना है जहां हमारे पास कॉस्ट भी कम इनकर्ड हो और रिस्क भी मतलब हमें मॉडरेट रहे, मतलब जो हमारे लिए सेफ एंड सिक्योर है या वी कैन से एक फेयर प्राइस पर या एक रीजनेबल प्राइस पर हमें जहां से पैसा मिल रहा है। तो ये क्या है, कैसे पॉसिबल है कि हम ऐसी जगह से पैसा ले रहे हैं जहां हमें पैसा कमाने का मौका ज्यादा मिल रहा है उस पैसे का इस्तेमाल करके और रिटर्न कम देना पड़ रहा है। ठीक है, कैसे होगा, इस छोटा सा मैं कॉन्सेप्ट बता दूं, हालांकि ये कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आगे टॉपिक जाएंगे तो क्लियर होंगे। हमें ये देखना है, हमें क्या देखना है कि एक्चुअल में जो कहीं ना कहीं हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ डेट से, मतलब जो भी पैसा हम उधार के बतौर ले रहे हैं हमें उनको पे कम करना पड़े एज अ इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन उसको पैसे मतलब जो हमारे बोरोवर्स हैं उनसे पैसा लेकर, जो लेंडर्स हैं जिन लोगों ने हमें पैसा दिया है या जिनसे हमने बोरो करा है, उनके पैसे का इस्तेमाल करके हम पैसा ज़्यादा कमाएं बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरेस्ट हमें कम देनी पड़े। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूडेड हैं, जैसे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे, क्योंकि डिसीजंस दिए जाते हैं, फिर सब्सिक्वेंट और वी कैन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जो परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जो ओवरऑल फॉर्म में कहीं ना कहीं हमें क्या करेंगी, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने में हेल्प करेंगे। लेकिन हम चैप्टर के जो एक सिस्टमैटिक मैनर है इस लिहाज से बात कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा क्या होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है और कैसे हम अचीव कर सकते हैं, अगर हम इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, सही इस्तेमाल कर रहे हैं पैसे का। ऐसे नहीं पैसा हमारे पास है तो बिना सोचे समझे कहीं भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, कहीं भी उसको जनरली क्या है आपने मतलब किसी भी एक्टिविटी में आपने उसको क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। नहीं, आपने क्या करना है, सोच समझ के जो अपना फंड है वो इंजेक्ट करना है, यूटिलाइज करना है प्रॉपर्ली, क्योंकि आपको पैसे से पैसा कमाना है तो सोच समझ कर आपने उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, इससे वेस्टेज कम से कम हो। इसके अलावा सेफ्टी ऑफ फंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्चुअल में ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के साथ साथ, और ये कैसे पॉसिबल है कि ये इस चीज़ में भी मदद कर रहा है कि हमारा फंड सेफ हो, मतलब जिस जगह हम पैसा लगा रहे हैं हमें ये भी देखना पड़ता है। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें कहीं ना कहीं बताता है, एक ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है इन ऑर्डर टू रिलेट दैट किस पर्टिकुलर सोर्स में या किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें पैसा लगाना ज़्यादा वी कैन से ईजी है, सूटेबल है, या एक्चुअल में किस में कम रिस्क है, जो ज़्यादा सेफ है, इसको भी हम चूज कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी कंपनी के लिए प्रॉपर कैपिटल, सही कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा ये डिटरमाइन करने में भी हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, सो स्टूडेंट मैं बता दूं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। इट्स अ सिंपल फॉर्म, इट रेफर्स टू द मिक्सचर। क्या है ये, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, नथिंग बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ डेट एंड इक्विटी। मीन्स व्हाट कि ये मिक्सचर है, मिक्सचर किसका, डेट एंड इक्विटी का। अब डेट का मतलब क्या है, बोरोड फंड। डेट किस कैटेगरी ऑफ फंड में आता है, सोर्स ऑफ फंड बोरोड, इक्विटी ओनर्स फंड में। तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड का क्या है, ये मिक्सचर है कैपिटल स्ट्रक्चर। और हर एक कंपनी में क्या होता है, हर एक कंपनी जो पैसा लगाती है अपने बिजनेस में या पैसा रेज करती है वो किसी एक सोर्स से नहीं करती, वो दोनों सोर्स से पैसा लेती है, बोरोड फंड से भी और ओनर्स फंड से भी। लेकिन कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज या कितना प्रोपोर्शन हमें बोरोड से रेज करना है और कितना ओनर से रेज करना है। और एक प्रॉपर बैलेंसिंग फॉर्म में कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्योंकि अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बैलेंस
बैलेंस नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, देन कंपनी को फर्दर कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट साउंड, एक प्रॉपर, एक बैलेंस, एक एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन करने में भी हमारी करता है मदद, जहां पर एक बैलेंस मेंटेन होता है इक्विटी एंड डेट के बीच। ठीक है, मतलब जो ओनर्स फंड है और बोरोड फंड है, डेट एंड इक्विटी वाइस वर्सा आप बोल सकते हो, लेकिन डेट एंड इक्विटी से इसको रेफर करा जाता है, पहले डेट आता है देन इक्विटी आती है। ओके, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें क्या कर रहा है, हमें सेफ्टी ऑफ फंड्स इंश्योर करने में हेल्प कर रहा है, यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो ये देखने में हेल्प कर रहा है, फंड अवेलेबल हो रीजनेबल प्राइस पर, एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, डिजाइन करने में हेल्प करता है। और इन सारी चीजों की मदद से ही क्या कर सकते हैं हम, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा प्राइमरी एम है, दैट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स, ये हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि पहले जनरली क्या मैंने ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, देन वी आर डिस्कसिंग कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे मुमकिन है, कैसे हम इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। सो विद दिस फॉलोइंग वी कैन से एक्टिविटीज हम क्या कर सकते हैं, जो ओवरऑल मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा, इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। और ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारे एक्टिविटीज को इस मैनर में कंडक्ट होने में करता है मदद। ओके, इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। और आगे इसीलिए जैसे मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, इसको एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया गया है। इसमें जनरली काफ़ी ज़्यादा हमारे पास एक प्रोफेशनल वैकेंसी स्कोप भी है, कमर्शियल वैकेंसी स्कोप है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग में। तो उसकी काफ़ी ज़रूरत, बिजनेस के लिए पैसा हर किसी के लिए चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली कुछ नहीं कर रहे, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, तो भी ये नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने समझा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है और हम उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव कर सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट, ये जो पॉसिबिलिटी मैंने बताई है कि ऐसे ऐसे पॉसिबल है, तो ये कंपनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। हर ऑर्गेनाइजेशन ये भी तो चाहेगी कि उसका पैसा प्रॉपर यूटिलाइज हो, सेफ जगह पर इन्वेस्ट हो, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, जहां से पैसा रेज करें वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट पर प्रोक्योर कर ले, पैसे को रेज कर ले। तो ये सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी बन जाते हैं अपने आप में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बोर्ड में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट। एक और बात, ये चैप्टर को समझने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड को अपने ब्रॉड करना है, क्योंकि ये चैप्टर आप अगर रट रहे हो तो इसका मतलब है कि आप कैसे भी, अगर आपकी लर्निंग पार अच्छी है, चलो आपने रट लिया, लेकिन समझना अगर शुरू कर दोगे ना तो इंटरेस्ट आएगा। अगर आप सिर्फ इस इंटेंशन से पढ़ोगे कि नहीं मुझे तो रटना है, मुझे तो क्रैम करना है, तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। आप जनरली क्या लॉजिक नहीं लगा पाओगे, अपना माइंड नहीं लगा पाओगे। तो इस इंटेंशन के साथ हमें अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है कि नहीं, मुझे ये रटना नहीं है, मुझे समझना है। तो समझने वाले कॉन्सेप्ट के साथ बैठोगे, वीडियो देखोगे तो ही समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। चलिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी फर्दर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बाकी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे सेम चैप्टर के रिगार्डिंग। टिल देन कीप लर्निंग स्टूडेंट, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।